इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठ। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। चंडी पाठ के बाद ममता बनर्जी को क्यों खेलना पड़ा गोत्र कार्ड, और पश्चिम बंगाल में बम बारूद की साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश। 9 बजे की 9 खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जो पश्चिम बंगाल से आ रही। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच नॉर्थ 24 परगना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के नौहाटी इलाके में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नॉर्थ 24 परगना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा यहां से बरामद हुआ है, साथ ही कारतूस भी यहां से बरामद किया गया है। वहीं कल पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। पूर्वी मिदनापुर के मोइना विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की कार पर लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। इस बीच नॉर्थ 24 परगना से पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया, साथ ही 2 लोगों को भी पकड़ा। ये वीडियो तब का है जब अशोक डिंडा पर अटैक हो रहा था। कुछ लोगों ने टीएमसी की टोपी पहनी हुई थी। टीएमसी के झंडे भी लहराए जा रहे थे। अशोक डिंडा की गाड़ी पर पहले लाठी डंडों से प्रहार किया गया, फिर ईंटें फेंकी गयी। एक ईंट कार का शीशा तोड़ते हुए अंदर आ गई। डिंडा ने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे उनके सिर पर चोट नहीं लगी। हालांकि अशोक डिंडा के कंधे पर चोट लगी है। गाड़ी अवस्था देखते पारी भांगचूर করে আমার একটা ঘাড়ে এসে প্রচুর জোরে একটা ইট মাথা ঘাড়ে লাগলো। আমার ভাইয়ের হাত পা কেটে গেছে। নিচে বসে না, গামা নিচে বসে না। गाड़ी फास्ट फॉरवर्ड। ये घटना मोइना बाजार के सामने हुई। उस समय अशोक डिंडा रोड शो से लौट रहे थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। विकास के दावों से शुरू हुई पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब गोत्र तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए चंडी पाठ के बाद अब गोत्र कार्ड भी खेल दिया है। দেখুন, আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। टीएमसी और बीजेपी में घमासान सिर्फ जमीनी मुद्दों पर नहीं रह गया है, बल्कि जंग अब गोत्र तक आ चुकी है। हिंदू वोटों के लिए ममता को बताना पड़ा कि वो किस गोत्र के हैं। न सिर्फ गोत्र, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो सुबह उठकर चंडी पाठ करती हैं। মনে রাখবেন, আমি সকালবেলা উঠে চণ্ডী পাঠ করি। আমি আল্লাহর কাছেও দোয়া চাই। আমি আদ্যাস্তব করি। আমি সব ঠাকুরকে জল দিই। ममता की गोत्र वाले बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि ममता का रोहिंग्या वाला गोत्र है। ममता दीदी, अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई। पूरे चुनावी कैंपेन में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसके बाद ममता कई बार मंदिरों का दौरा करते हुए और चंडी पाठ करते हुए भी देखी गई हैं। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन मतदान से पहले नंदीग्राम में दिग्गजों ने आखिरी दांव खेला है। आज से सभी पार्टियां 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए कमर कसने जा रही हैं। ममता बनर्जी आज हुगली में 2 रैलियां करेंगी और हावड़ा में रोड शो करेंगी, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हावड़ा में 2 रोड शो करेंगे और हुगली में 1 रैली करेंगे। दूसरे चरण के लिए लाउड स्पीकरों का शोर कल शाम थम गया। प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी और अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। कल ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में थी। वो व्हील चेयर में बैठकर भांग बेरा इलाके में वोट मांग रही थी, तो तभी जय श्री राम के नारे लगने लगे। कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लिए हुए थे। ममता जब अपने समर्थकों के साथ वहां से गुजरी तो नारे लगे।
ममता ने तब तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन बाद में अपना गुस्सा जाहिर किया। Where is the police? Where is the election commission forces? The villagers, they are not getting protection. And how they are behaving now? 6 o'clock is over. I am very cool person. And I want peace. I want free and fair election. कल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर बैठकर 3 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के बाद जनसभा में बीजेपी पर अपने अंदाज में अटैक किया। गंगा चाइना शांति चाहिए, गंगा चाइना शांति चाहिए, गंगाबाद गुंडाबाद बीजेपी तू हटो, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना। दूसरे चरण का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी, अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती सबने जीत के लिए रोड शो किए। बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है, जबकि बीजेपी की कोशिश पहली बार बंगाल की सत्ता में कमल खिलाने की है। इसलिए कल नंदीग्राम में अमित शाह ने 4 किलोमीटर का रोड शो किया। हेलीपैड पर उतरते ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को गले लगा लिया। इसके बाद अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की है। ममता ने 29 मार्च की नंदीग्राम की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2 मई के बाद सावधान रहने की चेतावनी दी थी। बंगाल की तरह असम के चुनावी कैंपेन में आज बड़े दिग्गज मैदान में होंगे। आज अमित शाह और राहुल गांधी असम के दौरे पर हैं। राहुल गांधी को वैसे कल ही असम पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंच सके थे। असम के चुनावी दंगल में आज का मुकाबला अमित शाह बनाम राहुल गांधी होने वाला है। अमित शाह की कोशिश एक बार फिर असम में बीजेपी का कमल खिलाने की है, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। सुबह 11 बजे अमित शाह चिरांग में रैली करने वाले हैं, जबकि दोपहर 1 बजे 3 बजे कामरूप में 2 अलग अलग रैलियां करेंगे। वहीं राहुल गांधी सुबह 9:15 पर कामाख्या मंदिर जाएंगे। इसके बाद 11 बजे कामरूप और 12 बजे नलबारी में रैली करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। अजमल और कांग्रेस दोनों की कोशिश है कि राज्य में मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना होने पाए। असम में इस वक्त CAA और NRC सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो CAA को लागू करेगी, जबकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो CAA लागू नहीं होने देंगे। और अब कोरोना से जुड़ी खबर। पिछले 24 घंटे में फिर देश में कोरोना के 53,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में बाजारों में भीड़ कम करने के लिए एक अजीब कवायद चल रही है। नासिक में बाजार के एंट्री पॉइंट पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हर आने वालों से 5 रुपए लेकर पर्ची काटते हैं। सब्जी मार्केट में आने वाले हर शख्स को 5 रुपए के बदले 1 घंटे मियाद वाली पर्ची थमा दी जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर नहीं लौटे तो जुर्माने के तौर पर 500 रुपए देने पड़ते हैं। 500 रुपए जुर्माना फिर से हो जाएगा। दूसरे गेट से हम चेक करें, ये जो स्लिप दे रहे उसके उस पर टाइम डाल रहे वो कितने बजे अंदर जाए, उसको हम यहाँ बता भी रहे कि 1 घंटे का अंदर तेरा जो भी सब्जी खरीदी करना है बाहर आ जाओ। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना के 53,125 नए केस आए। इस दौरान 355 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 41,217 मरीज रिकवर हुए। पूरे देश में अभी भी सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यहाँ नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद भी मंगलवार को 27,918 नए केस आए। इस दौरान 139 संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 23,820 मरीज रिकवर हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सख्ती है। मुंबई का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया खाली हो चुका है। यहाँ की तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखाता हूँ। हर वक्त आम दिनों में आप कभी भी यहाँ पर आए तो सैकड़ों की संख्या में पर्यटक होते हैं। न सिर्फ मुंबई से बल्कि अन्य देशों से भी जो पर्यटक मुंबई घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। लेकिन आज देखिए स्थिति यहाँ पर क्या है। मुंबई में बीते कुछ समय में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दी है, लिहाजा यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार को भी यहाँ 4,760 कोरोना के नए केस आए, 10 मरीजों की मौत हुई और 3,256 मरीज रिकवर हुए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की कोरोना संक्रमण से तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो इसी महीने की 23 तारीख को कोरोना संक्रमित हुई थी। कोरोना ने पंजाब में भी एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार को पंजाब में कोरोना के 2,188 नए मामले आए हैं। इस दौरान 64 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 2,536 मरीज रिकवर हुए हैं।
कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना क्यों हुआ और वैक्सीन क्यों है जरूरी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन सभी सवालों के जवाब दिए। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना के खतरे को लेकर सवाल उठे तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद जवाब देने के लिए सामने आए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है तो वैक्सीन की जरूरत क्यों है? वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, आईसीयू में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती है। वैक्सीन से बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडी को लेकर रिसर्च जारी है। इस रिसर्च में 600 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया है। वैक्सीन लगाने से पहले और उसके बाद में बने एंटीबॉडीज की जांच हुई। जो 600 डॉक्टर इस रिसर्च का हिस्सा बने हैं उनमें से 12 डॉक्टर अहमदाबाद के SCG अस्पताल के हैं। इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वैक्सीन से पहले मेरे एंटीबॉडीज 2 या 3 थे, 2 या 3 बार मैंने करवाए थे। वैक्सीन लेने के पहले डोज के 4 हफ्ते के बाद वो बढ़कर 58 हो गए। ये वो डॉक्टर हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन इन्होंने वैक्सीन ली और इस वैक्सीन ने इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। रिसर्च में पता चला कि जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ली उनके शरीर में 85 से 110 तक एंटीबॉडीज टाइटर्स बने। ये नॉर्मल के मुकाबले कई गुना एंटीबॉडी बनी है। एंटीबॉडी बनने का फायदा यह है कि अगर कोरोना हो भी जाए तो खास परेशानी पैदा नहीं कर सकता, यानी वो मामूली फीवर की तरह होगा। ना ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ना ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऑल द वैक्सीन आर वेरी इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सीवियर कोविड-19। जो पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाना होता है, सीरियस इलनेस होती है, डेथ होता है, उसमें से 100% प्रोटेक्शन देता है। साफ है, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इस बात की गारंटी तो नहीं मिलती कि आपको फिर से कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना हो गया तो इस बात की गारंटी है कि वो खतरनाक और जानलेवा नहीं होगा। NIA ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एक और कार बरामद की है। वहीं वसूली कांड में परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आयोग बनाया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल करेंगे। इस एक सदस्यीय आयोग को अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर देनी है। आयोग महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच करेगा। परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था। एंटीलिया केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़े सभी मामले परत दर परत खुलते जा रहे हैं। नवी मुंबई के कमोठे इलाके में NIA को जो कार मिली है उसके सेकंड ओनर के तौर पर सचिन वाजे का नाम दर्ज है। NIA को कई दिनों से इस आउटलैंडर गाड़ी की तलाश थी। NIA ने अब तक की जांच में सचिन वाजे की इस्तेमाल की हुई 5 लग्जरी कार बरामद की हैं। इनमें 2 मर्सिडीज बेंज, एक प्रेडो, एक स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक ले जाया गया और एक इनोवा कार बरामद की है। इस बीच मनसुख हिरेन मर्डर केस को सुलझाने में जुटी ATS दमन से जब्त की गई वोल्वो कार को मुंबई के NIA दफ्तर ले आई है। इस कार की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है और फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बातचीत पर जोर तो दिया, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन से इमरान खान किस तरह तिलमिलाए हुए हैं, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। पाकिस्तान के नेशनल डे पर PM मोदी ने इमरान खान को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी थी। इमरान खान ने मोदी के उसी लेटर के जवाब में एक चिट्ठी भारत को भेजी और हमेशा की तरह कश्मीर का रोना रोया। पाकिस्तान के लोग भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध चाहते हैं। दक्षिण एशिया में टिकाऊ शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का हल होना जरूरी है, खासतौर से जम्मू और कश्मीर विवाद। इमरान खान को कश्मीर तो किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला, उल्टा उनके बलूचिस्तान पर संकट के बादल हैं। संकट के बादल पाकिस्तानी आतंकियों पर भी हैं, क्योंकि भारतीय सेना की नजर POK से घुसपैठ करने वाले आतंकियों पर है। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि POK में अब भी टेरर कैंप चल रहे हैं। Now the terror camps and infrastructure still exist on the other side of the LC.
Now, for terrorism to come down or incidents of terrorist-related activities to come down, it is only when the snows melt will we come to know how serious Pakistan is about dismantling this terror infrastructure. सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से सीज फायर का समझौता होने के बाद क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कमी आई है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क के मिशन मार्स को फिर से झटका लगा है। चौथी बार मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट फेल हो गया है। 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. आग के गोले और धुएं के इस गुबार के साथ ही रॉकेट चकनाचूर हो गया। एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही हादसे का शिकार हो गया। स्पेसएक्स की योजना स्टारशिप रॉकेट के जरिए लोगों को चांद और मंगल पर भेजने की है, लेकिन अब तक स्पेसएक्स को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। इससे पहले भी 3 बार स्पेसएक्स के रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां सड़क पर चलती कार बन गई जलती कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।